हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। आज हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है पार्ट 2 का वो करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का वेटेज है। ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक 2 मार्क के लिए आता है और एक 3 मार्क के लिए आता है। तो जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है वो हो सकता है डायरेक्ट आपको MCQs आ जाए, मैं आगे बता दूंगा जो बोर्ड में आया हुआ है। और वैसे ही 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 मार्क के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे कंडीशन दिए हुए थे। सो 3 मार्क क्वेश्चन थोड़ा एक्सपांडिंग भी होता है, ठीक है। तो याद रखो, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, आपके 10 मार्क वहीं बन जाएंगे और 20 मार्क प्रैक्टिकल के। तो ऑलमोस्ट आपका पासिंग मार्क कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और ना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लेने की ज़रूरत है कि पार्ट 2 में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो चैप्टर नहीं भी करोगे तो भी ये चैप्टर करके जाओगे तो भी आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट थियरम आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक ही एक्सरसाइज है तो इसलिए काफ़ी ईजी चैप्टर बनेगा आपके लिए। A die is thrown 6 times. If getting an odd number is success, find the probability. हमने क्वेश्चन टेंशन में भी देखा है, अगर एक डाइस को हम एक बार पे करें तो वहाँ पे 6 चांसेस होंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। दो डाइस पे करें तो 36 आते हैं, है ना। 36 चांसेस है अलग अलग। ये हमने 11th में और 10th में ऑलरेडी किया हुआ है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो पहले अगर आपने डाइस फेंका है, ठीक है, तो ऑड नंबर कब आएगा, तो वहाँ के टोटल चांसेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो इसमें 3 ऑड और 3 इवन होते हैं, तो इसलिए ऑड के लिए यहाँ 3 ऑड रख दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल चांसेस कितने हैं, 6 रहते हैं, तो 1/2 आ गया। अब हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि P + Q हमेशा 1 होता है। तो अगर P 1/2 है तो Q क्या होगा, 1 - P। तो 1 एज इट इज़ रखा, P का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करा हमने, तो 2 1 2, 1 - 2, तो 1 - हाफ हाफ ही होगा, ठीक है। तो नंबर्स कितने हैं, टोटल चांसेस 6 है। तो हम अब निकालेंगे x दैट इज बिलोंग्स टू B 6, 1/2, जहाँ पे 6 है टोटल नंबर ऑफ चांसेस और 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है। ये NCX मतलब कॉम्बिनेशन होता है, NCR जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखा था। जिन्होंने नहीं देखा था प्लीज़ इसे नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। जहाँ पे n मतलब टोटल नंबर चांसेस होता है और x मतलब अकरिंग कितने होंगे, उसमें से कितने आएंगे, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमने x माना है तो x को लिया, तो q क्या होगा हमारा, एज यूजुअल बाय फार्मूला n - x होगा, ठीक है। तो इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। n की जगह कितने, 6, यहाँ पे 6 चांसेस है और टोटल फिर हो गया x, हाफ रेज टू x लिया और हाफ रेज टू 6 - x लिया, क्योंकि p और q हमारा दोनों ही वैल्यू क्या है, हाफ हाफ है। तो अभी आपको करना क्या है, आपके जो चांसेस है 0 1 से चालू होंगे, कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। 5 सक्सेस, तो x की जगह हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो p में 5 डाल दिया, तो 6C5, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 5 डालना है। और यहाँ पे 5 डाल दोगे और 6 - 5 डालोगे तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 5, ये 1/2 रेज टू 5 हो जाएगा, और ये 1/2, 6 - 5 कितना होगा, 1 ना, तो 1/2। तो इसीलिए इसका पावर 1, तो 5 + 1 6, इसीलिए 1/2 आया। अब इसी को हम 6C5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला है, n - है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में था, n - x। तो यहाँ पे मेरा x कितना था, हमारा 5 था, तो मैंने क्या किया, 6 - 5 लिखा 1, तो इसीलिए 6C1 हो गया। तो इसीलिए ये ऐसे भी चेंज हो सकता है, जो कि ईजी पड़ जाएगा, 1/64। लेकिन 6C1 क्या होता है, 6C1 हमेशा 1 होता है, या फॉर्मूला याद रख लो, NC1 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। या NC1 हमेशा n होता है, सॉरी, NC1, तो 6C1 6 हो जाएगा, NC1 हमेशा n होता है, ये याद रखो। तो ये 6 रहेगा और 1/64 है ये, तो 6/64। 2 से कट कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 3 6 और 2 2 4, तो 3/32। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब उसी तरह इसी का दूसरा कंडीशन दिया है कि P एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस में आएगा, तो कम से कम 5 सक्सेस आना चाहिए, मतलब जो भी सक्सेस आए 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए P ऑफ 5 और P ऑफ 6 दो ही से चांसेस है, ठीक है, P ऑफ 5 और P ऑफ 6। तो अभी 6C5 हम लिखेंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा सक्सेस, तो पहले एटलीस्ट 5 तो लिखेंगे, फिर 1/2, तो उसका भी P और Q 6 आएगा। और वैसे ही 5 से ज़्यादा एक 6 भी होता है, इसलिए 6C6, तो उसका आएगा चांसेस हाफ इंटू 6। दोनों में ही अगर आप देखोगे एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, 1/2 6 रेज टू 6 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 6C5 और यहाँ बचेगा 6C6।
6c5 अगर मैं फार्मूला लगा दूँ आपको जो मैंने बताया था NCR वाला कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 6c5 आपका 6 ही आ जाएगा। क्यों 6 फैक्टोरियल होगा, फिर ये 5 फैक्टोरियल होगा और फिर 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखोगे और नीचे भी 5 फैक्टोरियल है तो 5 कट तो बचेगा 6, इसीलिए 6 आया। और 6 मतलब NCN हमेशा 1 होता है, याद रखो, तो इसीलिए 1 हो गया। तो 6 + 1 हो गया 7, तो 7/64। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही P अटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब टॉप अटमोस्ट मतलब कट टू कट, तो यहाँ पे मतलब मैक्स टू मैक्स 5, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस वो चांसेस जो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 यहाँ पे ग्रेटर देन 5 वाले क्या होते हैं, एक ही है जो कि 6 आएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो 1 ऐसे एज इट इज़ रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को लिखेंगे 6c6 हाफ रेज टू 6 और हाफ रेज टू n माइनस वो भी आएगा ना, तो n माइनस वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे लिख ही नहीं रहे, वो डायरेक्ट वैल्यू 1 आती है आपकी, 1/2 1 आएगा, तो इसीलिए 6c6 का वैल्यू भी 1 रहेगा। 1/2 कितना हो जाएगा, 1/64, क्योंकि 2 2 4 2 8 2 16 2 32 और 2 64, इसीलिए आ गया 64, तो ये 1 × 1/64। तो ये हमारा चांसेस 64 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1 कितना होगा 63, इसीलिए 63/64, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं है तीनों कंडीशन पूछेंगे, एग्जाम में कोई भी आपको 2 कंडीशन पूछा जाएगा कभी कभी, या कोई भी 1 कंडीशन पूछा जाएगा, इतने सारे एक साथ नहीं पूछे जाते, ठीक है, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2 ही कंडीशन पूछा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर एज सक्सेस। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, तो ऐसे 2 सक्सेस निकाल लिए, तो x क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ डबलेट्स, प्रोबेबिलिटी उसको p ले लिया हमने, अज्यूम कर लिया, तो चांसेस कितने हैं डबलेट आने के, या तो 1 1 आ जाएगा, या तो 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 5 5 6 6 ऐसे आएगा ना, तो कितने चांसेस, 6, कितने में से 36, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 डाइस फेंकेंगे तो हमेशा 36 चांसेस होते हैं, सैम्पल स्पेस होता है, तो 1/6 हो जाएगा, 6 1 6 6 36, तो q आ जाएगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/6 दैट इज हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे कितने चांसेस दिए, 4 टाइम्स हम फेंकते हैं, n = 4, और चांसेस कितने रहेंगे डबलेट आने के, 1/6 रहेंगे, ठीक है। तो डबलेट आने के चांसेस अगर 1/6 है तो हमने वापस वही जनरल फार्मूला लिख दिया, ये बार बार आपको लिखना है, याद रखो, ये जितने भी समय है सब में बार बार आपको करना है। NCX एज इट इज़ रखा, 1/6 है, तो यहाँ पे x लिख लिया हमने x, और यहाँ पे बाकी चांसेस कितने, टोटल 4 थे ना, इसलिए 4 - x, तो 0 1 2 3 कंसीडर। अब p हमने लिया, कंसीडर कर रहे 2 सक्सेस, तो एटलीस्ट x = 2 रहेगा, तो p = 2 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो उसको हम क्या लिखेंगे 4c2, मतलब n की जगह 4 और x की जगह 2, और 1/6 है तो ये तो 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये बाकी का 4 - 2, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें इन लोगों ने वापस वही किया है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 4 - 2 फैक्टोरियल वो कितना होगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ये वही है, वापस NCR वाला ही फार्मूला मैंने वापस लगाया कॉम्बिनेशन वाला। तो यहाँ पे इसको 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ताकि ये 2 फैक्टोरियल कट जाए, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल कट गया, 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/36, 5 का स्क्वायर 25, 36 का स्क्वायर वापस 36, तो ये कितना बच गया आपका, ये यहाँ से 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2 3 6 बचा, और ये 6 इस 36 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो 36 × 6 आएगा 216, और 25 एज इट इज़, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, यही फार्मूला हम बार बार यूज़ करने वाले, याद रखो पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक फार्मूला है, आगे एक और फार्मूला चेंज होगा, मैं बता दूंगा लास्ट क्वेश्चन में वो। देयर आर 5% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, बहुत सारे सामान हैं उसमें से 5% क्या है, डिफेक्टिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, अगर क्या चांसेस है कि अगर मैंने 10 सामान लिए और उसमें से विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव, मतलब उसमें से 10 में से एक से ज़्यादा कोई सामान डिफेक्टिव नहीं होगा जब अगर मैंने 10 सामान लिए तो x मैंने ले लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, p ले लिया प्रोबेबिलिटी, तो p कितना है 5% है, तो 5/100 वो हो जाएगा 1/20, q एज इट इज़ रखा तो 1 - 20, तो कितना हो जाएगा 1 - 1/20 दैट इज़ 20 - 1 कितना हो जाएगा 19/20,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो टोटल आइटम्स कितने हैं 10 और डिफेक्टिव का चांसेस कितना है वहाँ पे, तो 1/20। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम वही फार्मूला देखो वापस लिखा मैंने, सेम वही फार्मूला लिखा है मैंने। तो यहाँ पे 10 लिखा, टोटल आइटम थे, सी एक्स लिखा 1/20 एक्स, तो बचा क्या, क्यू क्या बचेगा 19/20, वो कितना होगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो सैम्पल ऑफ आइटम्स विल बी इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, 0 मतलब 0 या तो क्या होगा एक, एटलीस्ट एक 10 में से, ठीक है 0 या 1 रहेगा। तो यहाँ पे 10C0 लिख दिया, 1/20 लिखा हमने रेज़ टू 0, और 19/20 को भी क्या लिखेंगे 10 माइनस 0, और 1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो 10C1 हो जाएगा, तो 1/20 का तो पावर 1 होगा, लेकिन 19/20 का पावर क्या होगा 10 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो डेट इज़ 9 आ जाएगा, 1/20 भी एज इट इज़। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि NC1 हमेशा n रहता है, तो इसीलिए 10C1 10, ठीक है। और NC0 वो भी हमेशा क्या होता है, NC0 वो भी हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, याद रखो। अब ये 1 है, ये 1 एज इट इज़ रखा 0, 19 है 20^10 ये भी रखा। तो दोनों में अगर आप देखोगे ना, एटलीस्ट में 19/20^9 ये कॉमन ले सकते हैं हम, तो 19/20^9 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 10/20 जिसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक 19/20 बच जाएगा। तो इसी को अगर हमने 10/20 को कट कर दिया तो 1/2 हो जाएगा। उसे आप चाहे 20 बेस सेम रहने दो और 19 + 25 ऐड कर दो, इतना ही करके आप छोड़ दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखो, बोर्ड एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉल्व करते बैठोगे तो आप मेजर क्वेश्चंस वहाँ पे मिस कर दोगे। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में ये मैंडेटरी नहीं होता कि इसे सॉल्व करना है या लॉग एंटी लॉग लगाना है, डायरेक्ट इसको यहीं पे छोड़ दो, दैट इज़ योर फाइनल आंसर, आपको फुल क्रेडिट आपको दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे दिया है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमको पता ही है, अगर हम प्लेइंग कार्ड्स अगर कार्ड्स खेलते हैं तो 52 कार्ड्स होते हैं, वहाँ पे 4 अलग अलग कलर होते हैं, हर कलर के 13 कार्ड्स होते हैं, इसलिए 13 for the 52 कार्ड्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी डेथ, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। ऑल द 5 कार्ड, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेस कार्ड कितना होगा 52 में से 13 ना, जैसे मैंने बोला हर कलर के आपके 13 होते हैं। ठीक है, मतलब हर कलर नहीं, हर अलग अलग डिज़ाइन के 13 होते हैं। ठीक, तो अभी इसको हमें करना, पहले इसका हम जनरल क्राइटेरिया निकाल लेते हैं कि पी कितना होगा स्पेड कार्ड के लिए 13/52, तो 1/4 आ जाएगा। और फिर क्यू कितना हो जाएगा 1 - 1/4, दैट इज़ 3/4 आ जाएगा। टोटल कितने निकालने कार्ड 5 निकालने हैं, तो 5, और हर एक के चांसेस आने कितने 1/4। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे गिवन, यही वापस फार्मूला लगा है, फिर वापस n की जगह मैंने 5 डाला है। ठीक है, 1/4 x रखा है और n वापस 5 - x रखा है। तो चांसेस है 0 आए, 1 भी नहीं आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, ऐसे चांसेस है। तो एटलीस्ट 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो सबके सब स्पेड होना चाहिए, तो 5C5 हो जाएगा। और 5C5 का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि NCN का फार्मूला 1 होता है, तो ये 1 ही रहेगा। तो 1/4:5 होगा, और 3/5 5 - 5 0, तो 3/4:0 क्या होगा 1 ही होगा। तो 1/4:5, तो 4 4 16 4 64 करेंगे, ऐसे ही करते करते हमें 256 और 1024 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1024। अब अगला क्वेश्चन कंडीशन दिया है कि ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, तो 5 में से 3 कार्ड स्पेड है, तो 5C3 करेंगे। फिर इसका यही फॉर्मूला है NCR वाला, जो आपको मैं टाइम टू टाइम बता रहा हूँ फिर से, n⁻r⁴ और n - r⁴। तो n कितना है हमारा 5 है, r कितना है हमारा, यहाँ 3 कार्ड निकालना है तो 3 और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो ये 1/4:3 और 3/4 5 - 3 दैट इज़ स्क्वायर। अब 5 को आप स्प्लिट करो, 5 × 4 × 3 क्यों, क्योंकि नीचे 3 ना, 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, किससे, इस 2 से। तो बचेगा क्या 5 2 = 10, और 10 9 आपको पता ही है 90 होता है। ठीक है, या तो आप क्या करो, ये 2 यहाँ बचा है, इस 2 को इस 16 से कट कर दो, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ गया। तो अभी आपको 64 × 8 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 512 मिल जाएगा, और ऊपर का 9 5 = 45, तो 45/512। आई रिपीट, 2 कट करोगे 16 से तो 8 बचेगा, तो 64 × 8 आपका 512, और ये जो 5 बचा है और ये 9 5 9 = 45, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह इसमें एक और कंडीशन है, नन ऑफ कार्ड स्पेड, एक भी स्पेड नहीं, मतलब ऐसा कंडीशन फिर क्या होगा 0 ही होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो।
ठीक है। फिर ये 1 बचेगा, NC0 1 ही होता है, और ये 1/4 1 ही रहेगा, 3/4 5 रहेगा। 3 का पावर 5 243 होता है, 4 का पावर 5 1024। तो ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें हो रहा होगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स नोट करके है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री will fuse after 150 days to use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs none. तो ये फ्यूज़ होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो एक्स को हमने क्या लिया, नंबर ऑफ फ्यूज़ बल्ब, और पी को उसकी प्रोबेबिलिटी ले ली, जो कि 150 दिन के यूज़ के बाद होगा का फ्यूज़। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही था। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 0.05, दैट इज़ 0.95। तो एन हमारा 5 है ही है, और चांसेस कितने, 0.05 है ये फ्यूज़ होने के। तो एक्स का फॉर्मूला हमने एज इट इज़ जनरल ले लिया, और जहाँ जहाँ पे एक्स है सबसे पहले नन, मतलब एक्स की जगह क्या डालोगे आप, 0। इसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप 0 डालोगे फर्स्ट कंडीशन में। तो आपने 0 डालना चालू किया था, 5C 0 हो जाएगा, 0.5/0, 0.95/5 हो जाएगा। तो ये 0.95 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये एनीथिंग रेस टू 0 ये 1 ही रहेगा, 5C0 का वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो इसलिए 0.95/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कंडीशन है नॉट मोर देन 1। तो नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा नहीं या एक के बराबर। तो ये तो दो ही कंडीशन है, तो 0 या तो 1। 0 का कंडीशन अभी हमने देखा था, ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। 1 का कंडीशन देखो, 5C1 है, तो 0.05/1 हो जाएगा, तो 0.95 क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी 0.5 की वैल्यू अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी 0.95 है, यहाँ पे भी 0.95, तो रेस टू 4 एटलीस्ट कॉमन ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 0.95 बचेगा, और यहाँ पे 5 × 5 0.025 बचेगा, ठीक है। तो 0.25 और 0.95 कितना आ जाएगा, 1.20। ये आपका आंसर हो गया। फिर वैसे ही मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा मतलब एक से जो कम नहीं है वो ही, तो वो कंडीशन हमने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व की, तो वही कंडीशन यहाँ लिख दो, ये आपका आंसर 1 - ठीक है। एटलीस्ट 1 बल्ब, कम से कम एक, तो वही वापस 1 - जो एटलीस्ट 1 से छोटा हो, दैट इज़ 0, 1 - 0। तो 0 का कंडीशन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, वही कंडीशन आप वापस लिख दो, ये पहला वाला, ठीक है। तो आपका स्टेप भी बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन कंडीशन वो पूरे 4 नहीं पूछेंगे, कोई भी 3 या कोई भी 2 पूछेंगे, ज़्यादा ज़्यादा कोई भी 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, तो what is the probability the none is marked with 0 digit? अभी x हमने ले लिया कि नंबर ऑफ बॉल्स मार्क्स है विद 0 डिजिट, और अभी उसकी प्रोबेबिलिटी ले ली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 ही रहेगी ना, क्योंकि 0 से 9 तक है, तो 0 का आने का चांसेस एक ही है, तो कितने में से, लेकिन 10 में से। तो q कितना आ जाएगा, 1 - 1/10, दैट इज़ ना आने का चांसेस। तो वापस वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, वापस टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, तो हमने 4CX लिख दिया सब। अब नन ऑफ द बाग विल 0, मतलब x का वैल्यू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो, ठीक है। तो ये 1/10⁻0 1 ही हो जाएगा, 4C0 भी 1 ही होगा, बचेगा यही 9/10, ये रेस टू 4। तो इसको आप ऐसे ही लिख दो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी सिंपल था। वैसे ये वन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, खाली वहाँ पे 3 की जगह के 4 दिए थे। एग्जाम विथ 3 पॉसिबल आंसर्स इन ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो एक्स है हमारा नंबर ऑफ चांस करेक्ट आंसर्स जो कि एग्जामिनर जो कि कैंडिडेट दे रहा है, ठीक है, गेस करके। पी उसकी प्रोबेबिलिटी ले ली हमने। तो इसमें हमें करना क्या है, हमने पी ले लिया, गेस कर रहा है 1/3, तो क्यू कितना होगा, 2/3। अब क्यू 2/3 आ गया, तो हमारा चांसेस क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन है, और उसमें से 1/3 जो गेस करके वो बता रहा है प्रोबेबिलिटी उसकी, तो ये वापस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और वापस एक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहला कंडीशन है 4 और मोर करेक्ट आंसर, मतलब 5 में से 4 है, 4 से ज़्यादा आंसर करेक्ट दे रहा है। तो ऐसे 2 ही चांसेस थे, एक तो 4 और एक तो 4 से ज़्यादा मतलब 5। तो 5C4 लिखा इसके लिए, P4 के लिए 1/3 लिखा, और x की जगह हमने 4 लिख दिया, और फिर 5 - 4, ठीक है। और फिर 5 के लिए 5C5 हो जाएगा 1/3, ये x की जगह पे आ जाएगा 5, और 5 - 5 दैट इज़ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एज इट इज़, 1/3 एज इट इज़, और ये जो 2/3 है ये 5 - 4 1 हो जाएगा,
5c5 मतलब 1 ही होता है, 1/3 ऐसे ही रहेगा, और 2/3 5 - 5 0 है, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1 रहेगा, और 1/3 अब यहाँ पे आप देख लो कॉमन क्या क्या निकाल सकते हो। 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो एटलीस्ट 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ का एक 1/3 बच जाएगा, ठीक, ये 2/3 बच जाएगा, और ये 1/3 यहाँ से रेज टू 4 कॉमन गया है, तो बचेगा क्या 1 ना, तो इसलिए 1/3 बचा। अब 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे दोनों बेस सेम है 3 तो 10 + 1 11 हो जाएगा, और 1/3 का रेज टू 4 कितना होता है 1/18 ना, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 20 7 3 ज़ा ऐसा 80 से, तो 81, तो 81 × 3 आपका 243 और 11 एज इट इज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही फार्मूला हम बार बार यूज़ करें, बस यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, पहले 11 क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज in each of which his chances of winning a prize is 1/100. Find the probability that he will win a prize at least once, मतलब 50 लॉटरी निकाल रहा है, उसके चांसेस है 1/100 के इक्वलेंट, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कंडीशन दिया, तो पहला कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को हम लोग ले लिया नंबर ऑफ विनिंग प्राइजेस, पी को ले लिया उसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि कितनी है 1/100, कब, जो 50 लॉटरी खरीद रहा है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा 1 - P, दैट इज़ 1 - 1/100, तो आ गया 99/100। अब पहला क्या है, N 50 है टोटल लॉटरीज, तो 50 लॉटरीज है, चांसेस कितने 1/100 सक्सेस के। तो सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख दो, X की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया, और फिर जहाँ जहाँ N था वहाँ पे 50 लिख के इसको ऐसे छोड़ के रखा है। अब कंडीशन पहले क्या पूछा है, पर्सन विन्स अ प्राइज एटलीस्ट वन, एटलीस्ट 1 मतलब 1 - X से छोटा, तो 1 - X से छोटा मतलब P0, ठीक है। तो 1 एज इट इज़ रखा, अब P⁻0 को जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 डालेंगे इस फार्मूले में, तो 50 लिखा, x की जगह 0 किया, 1/100, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 99/100, 50 - 0, 1 एज इट इज़, 50C0 1 एज इट इज़, 100 1/100 भी 1, और 99/100 50, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह पर्सन विन एग्जैक्टली 1 प्राइज, एग्जैक्टली 1 मतलब इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दो, तो 1 डाला, ये भी 1 हो गया, 50 - 1 49 हो गया, तो यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे 99/100 है, तो आप 50 को कट कर दो तो 1/2 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो उसी तरह एक और कंडीशन है इसमें कि पर्सन विन्स अ प्राइज एटलीस्ट ट्वाइस, तो एटलीस्ट ट्वाइस है मतलब 2 से कम 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसका हम लोग उल्टा भी निकाल सकते हैं कि 1 - 2 से कम, 2 से कम वाले कंडीशन कितने, तो 1 एज इट इज़ रखा, 2 से कंडीशन है तो 0 है या तो 1 है, तो इसको हम P0 जब लेंगे तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा 50C0, 1/100 है तो 1/100 के ऊपर 0, और फिर वैसे ही n - x दैट इज़ n माइनस दैट इज 50 - 0, और 1 लोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 1 डाल दिया, तो अब ये 1 तो एज इट इज़ है, 1 माइनस 50C0 को 1 लेंगे, 1/100 वो भी 1 हो जाएगा, बचेगा 99/100 रेज टू 50। अब ये 50C1 है तो 50 होता है, 1/100 वो भी 1/100 होगा, 99/100 49। दोनों में अगर आप देखोगे तो 99/100 रेज टू 49 एटलीस्ट हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने वो कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 99/100, और यहाँ पे बचेगा 1/2, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 99 198 हो जाएगा, प्लस 100, तो 298/200, उसको हम लोग ऑल सॉल्व करेंगे तो 149/100। ये बाकी चीज़ तो एज इट इज़ हमने रखा है, तो ये आपका हो गया आंसर फाइनल कंडीशन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क it is known that 90% will work. A sample of 3 of the disk is selected at random. Find the probability that none 1 2 3 ऐसा। तो पहला है x, हमने नंबर ऑफ वर्किंग लिया डिस्क, तो वहाँ पे बताया गया है कि अगर 95% वर्क करता ही है, तो अगर हमने किसी भी 3 को डायरेक्टली चुना है रैंडमली, तब उसमें से क्या चांसेस है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी कितनी 95% है सक्सेस वाली, तो फाइन ये इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 19/20 आ जाएगा। तो P अगर 19/20 है तो Q कितना होगा 1 - 19/20 दैट इज़ 1/20, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। याद रखो एग्जाम में कभी भी ना, अगर आपने P और Q भी निकाल दिया तो भी आपको 3 में से 1 मार्क मिल जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से याद रखो। तो यहाँ पे कंडीशन में टोटल n कितने दिए थे 3 दिए थे,
बी को हमने ले लिया, कंडीशन n3 और चांसेस कितने 19/20। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के हिसाब से हमने फार्मूला लिख दिया, 3 जहाँ जहाँ n था वहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहला कंडीशन, नन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क वर्क, एक भी वर्क नहीं कर रही है 3 में से, तो x की जगह क्या डालोगे 0 डालोगे। तो 19/20 रेस टू भी क्या हो जाएगा 0 और 1/20 3 - 0, तो 3c0 हम लोग 1 लिख देंगे, 19/20 रेस टू 0 वो भी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/20 रेस टू 3। ये आपका आंसर। याद रखो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही एग्जैक्टली 1 फ्लॉपी डिस्क वर्क, तो कम से कम एक तो एटलीस्ट 1 एक वर्क कर रही है, तो 3c1 है तो 19/20 रेस टू 1 हो जाएगा, 1/20 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये 20 और ये 20 है, 20 रेस टू स्क्वायर है और ये 1, तो 20 रेस टू 3 और 19 एज इट इज़। ठीक है, ये आपका आंसर। इसको हम 19 3 57 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे ही 2 फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, तो एक्स से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 - 2 1 आ जाएगा। अब इसी को मैंने वापस सॉल्व करके आपको बार बार बताया था, इस जगह NCR कर दो, तो 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो 19 स्क्वायर है और ये 20 स्क्वायर और इंटू 23 हो जाएगा और 3 एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया। इसी तरह ऑल 3 डिस्क ऑफ वर्किंग, मतलब 3 के तीनों वर्क कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 डाल दो, 3c3 19/20 रेस टू 3 और 3 - 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें वही दिया है 1 एज इट इज रहेगा, 19/20 रेस टू 3 और 1/20 रेस टू 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या 19/20 रेस टू 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज। याद रखो ये डाइस वाले सम्स आते हैं बोर्ड में, आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है क्योंकि वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, अलग अलग टाइप के मतलब क्वेश्चन सेम ही था, बस वैल्यू चेंजेस थी वहाँ पे। तो एक्स को हम ले लिया नंबर ऑफ 6s, प्रोबेबिलिटी को हमने ले लिया डाई पी, तो 6s आने के कितने चांसेस है 1, तो यहाँ पे 1/6 लिख दिया। क्यू कितना हो जाएगा फिर 1 - p दैट इज़ 5/6, तो n = 6 1/6। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 6 डाल दिया। अब एटमोस्ट 2 6s मतलब कम से कम 2 6s या 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से कम, तो सॉरी 0 1 2 3 ऐसा लेंगे, तो यहाँ पे आएगा मैक्स टू मैक्स 2, वही कंडीशन। तो मैक्स टू मैक्स 2 है, मतलब फिर क्या करेगा 2 भी रहेगा 1 भी रहेगा और 0 भी रहेगा। तो 6c0 यहाँ पे डाल दो, x का 0 डाल दो, यही फॉर्मूला में 1/6 है, तो x का 0 डाल दिया, फिर 6 - 0। वैसे ही 6c1 जहाँ जहाँ पे c है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 डाल दिया, तो 1/6 रेस टू 1, 5/6 6 - 1। और वैसे ही 6c2 जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये 6c0 1 1/6 1 5/6 रेस टू 6 एज इट इज़, 6 एज इट इज़ 6c1 का, 1/6 एज इट इज़ और 5/6 का 5/6 रेस टू 5। इसका 6c2 का हम 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं, आपको पता ही है NCR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला कि ये लाया। अब इसको आप 6 को कहाँ तक एलिमिनेट कर सकते हो 6 × 5 × 4, तो इसीलिए 4 और 4 फैक्टोरियल देखो कट गया, तो यहाँ पे बचा 6 5 30 2 1 2। फिर से रिपीट करता हूँ, 6 × 5 को हम ऐसे कर देंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे का देखो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 × 1 ही होता है, तो इसीलिए ये 4 और ये 4 कट करना था, तो 6 5 30 और यहाँ पे 2 × 1, बाकी 1/6 रेस टू 2 5/4 ये सब ऐसे ही लिखा है। याद देख रहे हो, पैटर्न देख लो, यहाँ पे 5/6 5/6 5/6, एटलीस्ट 5/6 रेस टू 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, वही चीज़ अगले स्टेप में होने वाली है। ठीक है, तो एज इट इज़ देखो 5/6 रेस टू 5 5/6 रेस टू 4 और 6, तो 5/6 रेस टू 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 5/6 रेस टू 2। अब 5/6 रेस टू 2 यहाँ बचा, यहाँ पे 5/6 बचा, यहाँ पे 15/36 बचा। तो अगर सबका अगर हम ध्यान से देखें 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे अगर बेस सेम कर दे, इसको भी मैं 36 ले लूँ, ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई करके, तो 6 5 30 हो जाएगा, और ये 15 और ये 25 और बाकी सबके बेस में 36 है, तो ये सबको ऐड कर लो, बचेगा 70/36। तो 70 को भी आप 7 × 10 कर सकते हो, 36 को 12 × 3। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे इसको 2 से कट कर दो, 2 5 10 और 2 6 12, तो एक और 5/6 इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें 5/6 रेस टू 4 में, तो हो जाएगा 5/6 रेस टू 5, बाकी 7/3 एज इट इज़। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आर इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। मतलब 10% आर्टिकल कैसे है वहाँ पे डिफेक्टिव है जो भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, तो क्या चांसेस है कि अगर मैंने 12 सच आर्टिकल को लिया तो उसमें से 9 डिफेक्टिव होंगे।
तो हमने लिया x नंबर ऑफ डिफेक्टिव और p को प्रोबेबिलिटी लिया, तो 10% है तो 10/100, 1/10 डिफेक्टिव होने का चांस है, तो नहीं डिफेक्टिव होने का चांस कितना है 9/10, 1 - 1/10 दैट इज 9/10। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, n लिखा है 12 क्योंकि 12 सच आर्टिकल लिया है मैंने, तो 12 तो 1/10 चांसेस है डिफेक्टिव होने का, तो NC से फॉर्मूला डाल दिया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 12 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब पहला 9 है डिफेक्टिव, जहाँ पे x है वहाँ पे 9 डालो, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 9 डालना है, तो ये वो कर दिया। 12 से 9 को हमने 12 फैक्टोरियल वही वापस NCR वाला फार्मूला 9 फैक्टोरियल r, और ये 1/10⁻9 हो जाएगा, 12 - 9 3 हो जाएगा। तो 12 को आप कहाँ तक लेके जाओगे, 9 तक लेके जाओगे, 9 फैक्टोरियल तक, इसलिए 9 फैक्टोरियल तक हम 12 को लेके गए, तब 9 और 9 हम कैंसिल कर सके, ठीक। और फिर और भी फर्दर इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप, 3 × 2 = 6 है, तो ये कट करके यहाँ पे 2 ज़ा कर दो, 6 × 2 = 12 है ना, तो 2 × 11 हो जाएगा, 2 × 11 हो गया और 10 भी हो गया। ये 9⁻³ है एज इट इज़ है, 10⁻9 और 10⁻3, देखो ये 10⁻9 और ये 10⁻3, तो 10⁻12 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये याद रखो, ये आपको करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ इसमें ये n या p या q की वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो बाकी सब सेम रहने वाला है। और ये इतनी बार आ चुका है बोर्ड में, इस साल भी आया था 2 मार्क के लिए, तो 2 मार्क के लिए तो पक्का आता है, सब 2 मार्क के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक कोई भी एक पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए। याद रखो MCQs में भी आ चुका है और वैसे भी आ चुका है, आप देख सकते हो मार्च 14, मार्च 15, मार्च 16, मार्च 19, मार्च 22, वैसे जुलाई 16, 17, 18, अक्टूबर 13, 14, तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है कि ये क्वेश्चन चैप्टर ही कितने टाइप का है, 2 टाइप के क्वेश्चन का, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का। 2 मार्क में यही क्वेश्चन आता है और आता ही आता है, याद रखो। n = 10 दिया है पहले क्वेश्चन में और p का वैल्यू 0.4 दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है। तो आप n की जगह 10 लिख दो, p की जगह 0.4, p आपको पता है तो q क्या होगा 1 - p, तो इसीलिए 1 - 0.4, तो q कितना आ गया 0.6। अब एक्सपेक्टेड बोला है तो एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला होता है n × p, तो n आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 और p आपको दिया था 0.4, तो कितना आ गया 4। वैसे ही वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, तो n भी दिया है, p भी दिया है और q हमने निकाला, तो बचा कितना 2.4, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला याद रखो बस, n × p और वेरिएंस का NPQ आपको याद हो जाएगा बाकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी का अगला देखो सब क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया है p का वैल्यू 0.6 और एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है 6। एक्सपेक्टेड वैल्यू NP होता है, इसलिए n लिखा, e का वैल्यू लिखा और p का वैल्यू लिखा, तो n बचा है तो 6 / 0.6, तो n कितना आ जाएगा 10। तो q हमें निकालना है तो 1 - p, दैट इज़ p दिया ही था, तो दैट इज़ 0.4, तो आपको p भी मिल गया, q भी मिल गया, तो आप आराम से आप वेरिएंस निकाल सकते हो, NPQ 10 × 0.6 यहाँ पे दिया है और 0.4 हमने निकाला, तो बचा क्या 2.4, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वेरिएंस का आंसर हो गया। अब अगले में दिया था n का वैल्यू 25 और एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 दिया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू NP है, तो हमने एक्सपेक्टेड का वैल्यू 10 लिखा, n का वैल्यू 25 लिख दिया, जो कि दिया था, p निकाला, p कितना आ गया 2/5, p 2/5 है तो q कितना होगा 1 - p, तो वो भी आ गया 1 - 2/5 दैट इज 3/5। अब वेरिएंस क्या होता है, अभी हमने देखा टाइम टू टाइम NPQ, तो n दिया है 25 क्वेश्चन में ही, p हमने निकाल लिया दैट इज़ 2/5 और q भी हमने निकाल लिया 3/5, तो 5 × 5 = 25 होगा, तो 25 और 25 कट, 3 × 2 = 6। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस है दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 एज इट इज़, बस इसको सॉल्व नहीं करना है आगे। ऐसे अगला कंडीशन, n का वैल्यू 10 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 दिया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है n × p, तो इसीलिए हमने एक्सपेक्टेड का वैल्यू लिखा दैट इज़ 8, n का वैल्यू 10 लिखा, p एज इट इज़, तो p आ जाएगा 8/10 दैट इज़ 4/5, तो q कितना आ जाएगा 1 - p, तो इसीलिए 1 - 4/5, तो दैट इज़ 1/5। वेरिएंस क्या है, NPQ है, तो n भी दिया है हमें कितना 10 दिया है, p का वैल्यू हमने निकाला 4/5, q का वैल्यू निकाला 1/5, तो 5 × 5 = 25 होता है, तो आप ये 5 से इसको कट कर दो, 2 × 5 = 10, तो इसलिए 2 × 4 = 8 हो जाएगा और नीचे का 5 एज इट इज़, तो ये आपका आंसर। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर था, एक ही एक्सरसाइज है, अच्छे से कर लो, मिसलिनियस भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है आपका, और प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से हो जाएगा। याद रखो क्वेश्चंस बार बार, ये वाले तो बार बार रिपीट होते ही है, 3 मार्क वाला खाली है कि हर बार वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ, ये NC वाला ये वाला NCX P⁻Q, ये फॉर्मूला आप याद रखो बस, और P + Q का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखो, आपका पूरा जुगाड़ हो जाएगा। तो अच्छे से ये चैप्टर करके जाओ गाइस, स्कोरिंग चैप्टर है,
वो लिमिटेड 10-12 क्वेश्चन है अलग अलग, वो अगर कर लोगे, स्पेशली लास्ट वाला तो करना ही करना है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है 2 मार्क के लिए, और ये जो बच्चे वाले क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए आते हैं, तो आपका 5 मार्क कहीं नहीं गया है। आई होप आपको मेरी टीचिंग समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप डाउट पूछ सकते हो जो भी है कमेंट में बोल के, और अगर आपको समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और यही आपके नोट्स भी हो गए हैं, इसका मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा ताकि आप इसके नोट्स भी आपको मिल जाए, नहीं तो एटलीस्ट ये तो आप कॉपी कर ही सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, सी यू इन क्लास, थैंक यू। अगला वीडियो मैं सून अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।